स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। इसमें भारत का सामान्य परिचय इसमें बताया गया है। यानी अगर आपको मैप देखने में भी अगर कठिनाई होती है या आप नहीं समझते हैं कि मैप किस तरीके से देखा जाता है और जितने भी यानी भारत का क्षेत्रफल किस प्रकार विस्तार है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत से कौन कौन सी रेखाएं होकर के गुजरी है, इस तरीके का जितना भी जो क्वेश्चन है ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप कहीं भी नहीं कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने के लिए तो बहुत सारे फैक्ट है, लेकिन सबसे पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर को क्लियर करते हुए चलेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो कैसी स्थिति है, यानी भारत जो स्थित है वो कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर में स्थित है। तो सभी पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर को ही समझ लेते हैं कि आगे अक्षांश और देशांतर कहते हैं किसको, समझे। तो यानी भारत का ये मानचित्र है, समझे, फ्री हैंड से बनाया हुआ मानचित्र है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रहा तो लाइक कर दिया कीजिएगा वीडियो को। चलिएगा तो समझिए, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले भारत के मैप को देखने से पहले हम लोग ग्लोब को हम लोग देखने का कष्ट करेंगे और इसमें यानी अक्षांश और देशांतर को हम लोग क्लियर करेंगे, समझे। यानी ये एक प्रकार पृथ्वी का मैं आकार बनाया हूं, समझे, और इस पे यानी 0 डिग्री अक्षांश होती है, समझिए। 0 डिग्री रेखा होती है जिसको हम लोग इक्वेटर के भी नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं, समझिए। पृथ्वी पर यह खींचा गया रेखा है, समझिए। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पृथ्वी पर खींचा गया ये वास्तविक रेखा नहीं होती है, बल्कि यह काल्पनिक रेखाएं होती है, समझिए। क्वेश्चन किया जा सकता है एग्जामिनेशन में कि यह काल्पनिक रेखा है कि वास्तविक रेखा है, तो यह एक काल्पनिक रेखा है। अब कहिएगा कि तो इसका निर्धारण किस लिए किया गया है, तो इसका जो निर्धारण किया गया है क्योंकि अगर कोई भी अगर अक्षांश और देशांतर अगर नहीं रहता, तब अगर हम कोई भी मिसाइल हम दागते या एरोप्लेन से अगर हम सफर करते तो अक्षांश और देशांतर का अगर पता नहीं रहता तो मिसाइल को छोड़ने के लिए रहता इस्लामाबाद में या छूट जाता मुंबई पे, समझे। तो इस तरीके से हम लोग अक्षांश और देशांतर को हम लोग देखते हैं और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर अक्षांश और देशांतर नहीं रहता तब अगर बम जो छोड़ने के लिए रहता है कहाँ, यानी इस्लामाबाद में छोड़ने के लिए रहेगा तो लंदन पर छूट जाएगा। अगर हम एरोप्लेन से अगर सफर कर रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है तो चल जाएंगे कराची में, समझे। तो इस तरीके से या दूसरे जगह पर और कहीं भी जा सकते हैं। इस वजह से अक्षांश और देशांतर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जितना भी जो मिसाइल होता है वो छोड़ा जाता है तो अक्षांश और देशांतर को लगा करके, या कोई भी देश का अगर निर्धारण किया जाता है तो उसमें अक्षांश और देशांतर को लगाया जाता है कि कितना डिग्री अक्षांश और कितना डिग्री देशांतर पे है, तब वह देश एडजस्ट होता है, समझे। तो अक्षांश और देशांतर में जो रेखाएं जो खींची जाती है वो काल्पनिक रेखा होती है, वास्तविक रेखा नहीं होते हैं, समझे। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि अक्षांश रेखा कैसी होती है, देशांतर कैसी होती है। तो अक्षांश रेखाएं हैं यानी जितना भी जो रेखा यानी विषुवत रेखा के जो भी समानांतर में रेखा खींचा जाएगा, यानी पैरेलल लाइन अगर खींचा जाएगा तो कौन सी रेखा होगी, अक्षांश रेखा होगी। विषुवत रेखा के समानांतर में जो रेखा खींचा जाता है वो कौन सी रेखा होती है, तो वो आपका अक्षांश रेखा होती है। ये आपके स्क्रीन पर भी आ गया है, ग्लोब का एक चित्र है, देखिए इसमें अक्षांश रेखा कहां कहां है, समझे। तो इससे भी आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब हम लोग देशांतर की चर्चा करेंगे। तो देशांतर रेखा जो होती है वो कौन सी होती है, यानी भूमध्य रेखा के लंबवत जो रेखा खींची जाती है, समझिए। भूमध्य रेखा के लंबवत जो रेखाएं खींची जाती है वो कौन सी रेखा होती है, तो देशांतर रेखा होती है, समझिए। अक्षांश रेखा कौन सी हुई, ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है। ऐसे आपके दोनों स्क्रीन पर भी आया हुआ है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, इससे भी आप समझने का प्रयास कर सकते हैं, समझिए। आप देखिएगा कि अक्षांश रेखा की संख्या होता है कितना और देशांतर रेखा की संख्या कितना होता है ग्लोब पे, समझिए। तो अक्षांश रेखा की जो संख्या होती है वो कितना होती है, तो 180 होती है, 180 होती है, ध्यान रखिएगा। यानी 180 होता है अक्षांश रेखा की संख्या। देशांतर रेखा की संख्या कितना होता है, तो 360 रेखा होती है जो देशांतर रेखा होती है। देशांतर रेखा किसको कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा के समानांतर, यानी भूमध्य रेखा के अगर परपेंडिकुलर यानी लंबवत जो रेखा खींचा जाता है उसको हम लोग देशांतर रेखा के नाम से। क्वेश्चन कभी कभी ये भी बनता है कि जो
यानी जो अक्षांश, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी होता है वो कितना होता है, या दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो समझिएगा, या क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे अधिक जो दूरी होता है, यानी देशांतर रेखा में सबसे अधिक जो दो देशांतर के बीच में जो दूरी होता है वो कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा, दो देशांतर के बीच में दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा पे होती है, विषुवत रेखा पे होती है। ये होता है कितना, तो ध्यान रखिएगा 111.32 किलोमीटर होता है। कितना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 111.32 किलोमीटर होता है जो दो देशांतर रेखाओं के बीच का दूरी होता है। ध्यान रखिएगा। अब अक्षांश रेखा की अगर बात किया जाएगा तो इसमें 111 किलोमीटर होता है। दोनों को 0.32 इसमें ज्यादा होता है, यानी देशांतर रेखा में क्या होता है, तो कुछ ज्यादा होता है देशांतर रेखा के बीच में गैपिंग। समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अक्षांश रेखा की संख्या कितना हुआ, 180, और देशांतर रेखा की संख्या हुआ कितना, 360। समझिए, इतना समझ गया। और देशांतर रेखा हम लोग समझ लिए। अब देखिए कि भारत में जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होकर के गुजरी है वो कौन कौन सी गुजरी है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब इक्वेटर पर जो यानी ग्लोब जो रखा जाता है ऐसे रखा जाएगा, पृथ्वी ऐसे होगी। तो हम बताए थे कि यानी लंबवत जो रेखा खींचा जाता है वो कौन सा रेखा होता है, तो देशांतर रेखा होती है। यानी ये जो रेखा खींचा हुआ है वो कौन सा रेखा, देशांतर रेखा है। और ऐसे जो खींचा हुआ है वो कौन सा रेखा होगा, तो अक्षांश रेखा होगा। यानी पृथ्वी पर, यानी भारत की जो अक्षांश रेखा का अगर चर्चा किया जाएगा तो भारत का जो अक्षांश गुजरता है कहाँ, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना होता है, यानी 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक जो होता है वो क्या होता है, तो अक्षांश रेखा भारत से होकर के गुजरती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और देशांतर रेखा कितना गुजरती है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट गुजरती है। यानी कहां से गुजरती है, तो ये भारत से गुजरती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से कितना देशांतर होकर के गुजरती है, कितना अक्षांश रेखा होकर के गुजरती है। तो ये आपका अक्षांश रेखा यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 मिनट 6 सेकंड तक। उसके बाद देशांतर का अगर चर्चा किया जाएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि भारत से और कौन कौन सी रेखा गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा यानी 82.5 डिग्री यानी टाइम जोन गुजरती है, उसका हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और एक 23.5 डिग्री जो इक्वेटर होता है, यानी इक्वेटर किसको कहते हैं, यानी पृथ्वी पर जो खींचा गया 0 डिग्री होता है, इसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और ऊपर यानी अक्षांश रेखा यानी 23.5 डिग्री यानी उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो भारत को बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और यह क्या करता है, तो दक्षिण भारत यानी इक्वेटर जहां से गुजरती है उसके वही भारत को 2 भाग में बांटने का काम करता है। यानी इक्वेटर के रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग उत्तरी भारत के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह क्या है, तो यह उत्तर दिशा को इंगित करता है। यह क्या हुआ, तो दक्षिण को इंगित करता है। यह क्या हुआ, तो पूरब हो गया। और यह क्या हुआ, तो पश्चिम को इंगित करता है। समझिए, मैप में अगर कहीं भी अगर आप मैप को अगर देखते हैं तो इसी तरीके से दिशा को इंडिकेट किया जाता है। समझिए, मैप में ऊपर जो होता है वो क्या होता है, तो उत्तर होता है। नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है। इधर यानी राइट साइड की ओर जो होता है वो पूरब होता है, और लेफ्ट साइड की ओर जो हो रहा है, यानी अगर ऐसे हम खड़ा हैं तब अगर ऐसे खड़ा हैं तो लेफ्ट साइड की ओर जो हो गया वो पूरब हो गया, और राइट साइड की ओर हुआ जो पश्चिम हुआ। तो इस प्रकार से आपका मैप रखा जाता है। और मैप में हम लोग देखते हैं तो यानी जो भी यानी भूमध्य जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और 2 भागों में भारत को बांटती है। कर्क रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा यानी ये उत्तर में है, इस वजह से उत्तरी भारत इसको कहते हैं, और दक्षिण में है इस वजह से इसको दक्षिणी भारत के नाम से इसको हम जानते हैं। समझिए, इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरी है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिया कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर कीजिएगा। चलिएगा, तो अब हम और भी कुछ दोस्तों, अब भारत में अगर देखा जाए तो इस साइड यानी भारत में नीचे की ओर पड़ता है, यानी बहुत सारे सागर भी पड़ता है, महासागर भी पड़ता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। यानी भारत के नीचे में यानी इस साइड में अगर देखा जाए तो क्या पड़ता है, यानी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इस साइड में कौन सा होता है, तो अरब सागर होता है। नीचे में अगर चर्चा किया जाएगा तो कौन सा होता है, तो हिंद महासागर होता है। तो चर्चा अगर किया जाएगा कि श्रीलंका कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। अब भारत का कुछ कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जो सागर में स्थित है, यानी भारत से बाहर स्थित है। समझे,
तो इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देख लेते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का अगर कुल क्षेत्रफल की अगर बात अगर किया जाएगा तो कितना है, तो 32,87,283 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा कितना है, 32,87,283 वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का जो लंबाई और चौड़ाई का जो क्षेत्रफल निकाला गया है वो इतना है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह भारत में यानी भारत का अगर कुल विश्व का अगर देखा जाए तो कितना परसेंटेज ऑक्युपाई करता है, यानी जगह के दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का वो कितना ऑक्युपाई करता है। तो ध्यान रखिएगा 2.42, समझिए कितना ऑक्युपाई करता है, 2.42 ऑक्युपाई करता है। जनसंख्या यानी जनसंख्या कितना है, तो ध्यान रखिएगा लगभग 121 करोड़ जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार यह दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। अब ध्यान दीजिएगा कि भारत जो है क्षेत्रफल में विश्व का कौन सा बड़ा देश है। तो ध्यान रखिएगा विश्व में अगर चर्चा किया जाएगा तो 7वां बड़ा देश है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इससे बड़ा देश का अगर चर्चा किया जाएगा तो कौन कौन सा देश है, यानी 7वां है, यानी 6 देश भारत से बड़ा होगा। कौन कौन सा देश है, तो ध्यान रखिएगा रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन है, यूएसए है यानी अमेरिका है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और भारत है जो 7वां देश है। तो ध्यान रखिएगा भारत से ये सब जो देश है वो क्या है, तो बड़ा है। यानी रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या, तो भारत से क्षेत्रफल में बड़ा ये सब देश है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, यानी पूर्व अभी हम बताए, यानी पूर्व किधर है, तो ध्यान दीजिएगा इधर है और पश्चिम इधर है। यानी पूर्व से पश्चिम के लेकर के अगर विस्तार का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तब कितना है, ध्यान रखिएगा, यानी 2933 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कितना है, 2933 किलोमीटर। कहां से, यानी पूर्व से लेकर के पश्चिम तक विस्तार है। अब अगर उत्तर से दक्षिण का अगर चर्चा अगर किया जाएगा, उत्तर से दक्षिण का अगर चर्चा अगर किया जाएगा भारत की लंबाई का, तब कितना होगा, 3214 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कितना है, तो 3214 किलोमीटर। अब अगर चर्चा किया जाएगा कि पूरब से पश्चिम कितना, 2933, उत्तर से दक्षिण का अगर चर्चा किया जाएगा तो कितना है, 3214 किलोमीटर है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का जो कुल स्थल का जो लंबाई है वो कितना है, यानी स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। भारत का जो स्थलीय सीमा है वो कितना, तो 15,200 किलोमीटर है, समझिए। उसके बाद अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि तटीय भाग का जो लंबाई है वो कितना, तो ध्यान रखिएगा 7516, ध्यान रखिएगा 7516.5 किलोमीटर है या तटीय भाग। तट किसको कहते हैं, यानी ये सब जो हिस्सा यानी समुद्र के किनारे जो हिस्सा ये सब, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग तटीय भाग के नाम से इसको जानते हैं। इसका जो लंबाई है वो कुल कितना है, तो ध्यान रखिएगा 7516 है, लेकिन मुख्य भूमि का अगर चर्चा किया जाएगा तब 6100 है। अब ध्यान दीजिएगा अगर किया जाएगा कि तब 7516 भी है या मुख्य भूमि 6100, इसका क्या मतलब है, तो ध्यान दीजिएगा यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये सब क्या है, तो ये सब सागर में स्थित है और यह भारत के मुख्य भूमि में नहीं आता है। इस वजह से यानी भारत यहाँ पे नहीं स्थित है, बाहर में स्थित है। इस वजह से क्वेश्चन किया जाता है कि अगर तटीय भाग का अगर कुल लंबाई कितना, तो 7516 है, लेकिन 6100 है जो मुख्य भूमि पर है। ध्यान रखिएगा यानी मुख्य जो इसमें है यानी 6100 है और बाकी जो बचा है वो इधर इधर है। तो इसको भी हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि ये भी तो भारत का ही हिस्सा है, समझे। इस वजह से ऐसा किया जाता है। आप देखिएगा कि भारत का कुछ उत्तर बिंदु और दक्षिण बिंदु को हम लोग देखेंगे कि यानी भारत का सबसे उत्तर का बिंदु कौन सा है, दक्षिण का कौन सा है, पूरब का कौन सा है, पश्चिम का कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा यानी भारत का सबसे दक्षिण का जो बिंदु है वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। और यह कहां स्थित है, तो ध्यान रखिएगा निकोबार में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहां स्थित है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा यानी ग्रेट निकोबार, यानी अंडमान ऊपर में है, निकोबार यहाँ पे है। ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ध्यान रखिएगा बीच से कौन सी रेखा गुजरी है, तो 10 डिग्री चैनल, इसको हम लोग 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। तो 10 डिग्री अगर चैनल का अगर चर्चा किया जाएगा कि किसको किसको जोड़ता है, तो अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अगर किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहीं पे बंगाल की खाड़ी आप मैप में भी देख सकते हैं, समझे। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी बांटा गया है, यानी अंडमान को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, उत्तर अंडमान, दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान। अंडमान को भी 3 भाग में बांटा गया, ध्यान रखिएगा। इसका जो राजधानी अंडमान का जो राजधानी है वो कहां में, पोर्ट ब्लेयर में है। और कहां में स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अंडमान का अगर चर्चा किया जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप की संख्या कितना है, तो ध्यान रखिएगा 204 द्वीप है। ध्यान रखिएगा कितना है, 204 द्वीप कहाँ है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। ध्यान रखिएगा
भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसको इंदिरा पॉइंट के भी नाम से जानते हैं या इसको पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, तो ये कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भारत के जो मुख्य जो क्षेत्रफल है यहाँ पे स्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है? तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि ये लक्षद्वीप, इधर लक्षद्वीप पड़ता है, तो लक्षद्वीप में भी कुछ द्वीप है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। लक्षद्वीप में कितना? तो 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में अगर क्वेश्चन पूछा कितना द्वीप की संख्या, यानी 36 द्वीप है। और लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से निर्माण हुआ है? तो प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्माण हुआ है। तो कहिएगा कि प्रवाल भित्ति क्या होता है? तो बहुत समय पहले जो पशु पक्षी जब क्या हुए, यानी दब गए वहां पे, दब करके वहां पे क्या हुए? मर गए, और उसके बाद यानी जो रूप धारण किए, यानी वहां पे जो रूप धारण किए उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति कहते हैं। यानी जो भी जीव जंतु के मौत के बाद वहां पे जो एस्टेब्लिश्ड हुआ है उसी को हम लोग प्रवाल भित्ति, और उसी से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप क्या नहीं, मुख्य भूमि से अगर देखा जाए तो 195 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बात को भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा कितना? 195 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या कितना? तो 36 द्वीप है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि तो दक्षिण बिंदु का हम लोग चर्चा कर लिए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा? इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। कहां स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। समझिए, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए कि मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु अगर चर्चा किया जाएगा कि भारत का जो मुख्य भूमि है इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु इस क्षेत्र में पड़ता है। तमिलनाडु में क्या? तो कन्याकुमारी नाम का एक जगह है। ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी नाम का एक जगह है। यह भारत का मुख्य भूमि का अगर देखा जाए तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। लेकिन अगर भारत का ऐसे ही चर्चा अगर कर दिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है? यानी इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। कहाँ स्थित है? तो निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब ध्यान रखिएगा कि आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। अब उत्तरी बिंदु का चर्चा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में होगा, क्योंकि उत्तर में तो जम्मू कश्मीर ही है। सबसे उत्तरी में तो इंदिरा कॉल है, यानी जम्मू कश्मीर में यानी सबसे जो उत्तर का बिंदु है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा इंदिरा कॉल है, यानी इंदिरा कॉल। सबसे उत्तर का बिंदु कौन सा? तो इंदिरा कॉल है। ध्यान रखिएगा, सबसे दक्षिण का बिंदु कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि इंदिरा कॉल एक इंदिरा कॉल है और एक इंदिरा पॉइंट है। तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा कॉल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में। समझिए, आप ध्यान रखिएगा कि इसको याद करने में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में हमेशा लड़ाई होते रहता है, यानी तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तो कॉल करते थे कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। समझिए, आप ध्यान दीजिएगा कि पूर्व का बिंदु कौन सा है? तो पूर्व में कौन सा, यानी सबसे पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश के बालांगू शहर, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के जो बालांगू है वो भारत का सबसे पूर्व का बिंदु होता है। समझे, भारत का सबसे पूर्व का बिंदु कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश का एक बालांगू है, वो भारत का सबसे पूर्व में स्थित है। अब पश्चिम में अगर चर्चा किया जाएगा तब गुजरात का एक सर क्रीक है। ध्यान रखिएगा, क्या है? तो सर क्रीक। अब अगर क्वेश्चन अगर किया है कि भारत का सबसे पश्चिम में कौन सा बिंदु स्थित है, तो सर क्रीक स्थित है। सबसे पूर्व में बालांगू है। सबसे अगर उत्तर में चर्चा किया जाएगा तो इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिण में तब इंदिरा पॉइंट होगा। इतना तक आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब अगला पॉइंट कौन? तो यानी पूर्व का बिंदु कौन सा है? तो बालांगू है, जो कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम का कौन सा है? सरक्रिक है, जो गुजरात में पड़ता है। समझिए, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि भारत के समुद्री तट रेखा से लगे राज्य कौन कौन सा ऐसा भारत का जो राज्य है जो समुद्री तट से लगता है, तो इस बात को भी हम लोग देखते हैं। यानी अगर चर्चा अगर किया कि भारत का कौन कौन सा ऐसा राज्य है तो आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे कौन सा? तो गुजरात है। यानी सबसे पहले गुजरात का हम लोग चर्चा किया, यानी गुजरात यहाँ पे, तो गुजरात का तट है जो समुद्र से लगता है या सबसे अधिक जो लगता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक जो तट वाला राज्य है, तटवर्ती जो राज्य है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात ही है जो सबसे अधिक तट को टच करता है। यानी तटवर्ती वाला राज्य कौन सा है सबसे अधिक? तो गुजरात है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर चर्चा किया जाएगा तब कौन सा? महाराष्ट्र है। मैप में आप देख सकते हैं कौन सा? तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसके नीचे कौन सा? कर्नाटक है। ध्यान रखिएगा, क्या है? तो कर्नाटक है। और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पे कौन सा? तो गोवा है। ध्यान रखिएगा, कौन सा? तो ये गोवा स्थित है। आप ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक के नीचे में कौन सा पड़ता है? तो केरल पड़ता है।
ध्यान रखिएगा। कौन सा पड़ता है? तो केरल पड़ता है। यानी इधर यानी पश्चिमी तट पे कौन कौन सा राज्य पड़ा? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात हो गया, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे केरल। अब महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में थोड़ा सा जो एरिया जो ऑक्युपाई करता है वो कौन सा? तो गोवा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इधर कौन कौन सा हुआ? गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ। समझे? इस साइड वाला क्लियर है आपका? अब ध्यान दीजिए, इधर से अब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे कौन सा? तमिलनाडु हुआ। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु हो गया यहाँ पे। तमिलनाडु को अगर ऊपर हम लोग चलते हैं तो ये आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, क्या है? आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना का सीमा समुद्र से नहीं मिलता, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। समझिए? उसके बाद कौन सा पड़ता है? तो ओडिशा पड़ता है। ध्यान रखिएगा, उसके बाद कौन पड़ता है? तो ओडिशा है। ध्यान रखिएगा, समुद्री तट वाला। उसके बाद कौन सा है? ओडिशा है। और उसके बाद हम लोग जाते हैं तो कौन सा होगा? तो वेस्ट बंगाल होगा, यानी पश्चिम बंगाल। तो यही जो राज्य है वो कौन सा? यानी समुद्री तट से लगने वाला है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आता है कि नहीं। देखिए, हम लोग बताए थे, यानी गुजरात यहाँ पे बताए थे, महाराष्ट्र बताए थे, उसके बाद कर्नाटक, गोवा, केरल, उसके बाद तमिलनाडु बताए, आंध्र प्रदेश बताए, उड़ीसा बताए, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। देखिए, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सब यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सब कहाँ हुआ? तो ये सब पूर्वी तट पे हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो पूर्वी तट पे स्थित है। तो इसको भी हम लोग क्लियर कर देंगे। समझिए? क्या होगा? यानी सबसे नीचे तमिलनाडु था, तमिलनाडु से ऊपर गया तो आंध्र प्रदेश मिला, आंध्र प्रदेश से ऊपर गया तो उड़ीसा मिला, उड़ीसा से ऊपर हम लोग गए तो कौन सा हुआ? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल मिला। समझिए? तो ये सब भारत के क्या है? तो तटवर्ती राज्य है। तटवर्ती मतलब समझे, यानी समुद्र से लगने वाला। समझे? अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ द्वीप का भी चर्चा आया था। यानी द्वीप हम लोग किसको कहते हैं? यानी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ जो रहता है उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। समझिए? तो दो द्वीप हम लोग समझ लिए, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समझिए? उसके बाद चर्चा आता है कि दमन द्वीप कहाँ स्थित है, दादर नगर हवेली कहाँ स्थित है। समझिए? इसको हाल ही में यानी क्या कर दिया गया? तो एक साथ मिला दिया गया है। समझिए? क्या किया गया है? अभी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। अगर भारत में अगर क्वेश्चन अगर क्या है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश राज्य की संख्या कितना है? तो भारत में 28 राज्य तो सही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8 है। ध्यान रखिएगा, पहले कितना था? 7 था। 7 के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश नया बना। कौन कौन? जम्मू कश्मीर लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख नया बना, लेकिन फिर तो क्या हो जाना चाहिए? 9 हो जाना चाहिए। 9 हो भी गया था, लेकिन एक घट गया। कौन घटा? तो ध्यान रखिएगा, यानी दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, दमन, दीव और दादर नगर हवेली मिलकर के क्या किया? तो एक केंद्र शासित प्रदेश का रूप ले लिया। ध्यान रखिएगा कि कितना? तो एक। यानी दादर और नगर हवेली कहां पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, दादर नगर हवेली महाराष्ट्र के पास में पड़ता है, और दमन दीव कहां पड़ता है? तो गुजरात के पास में पड़ता है। समझे? तो ये दोनों मिलकर के क्या किया है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इस वजह से अब कितना है? तो 28। राज्य की संख्या कितना है? तो 28 है, क्योंकि पहले 29 राज्य हुआ करता था। बेशक 29 राज्य था, 29वां राज्य तेलंगाना 2 बना था। 2 जून 2014 को कौन बना? तेलंगाना बना। तब राज्य की संख्या कितना हुआ था? 29 हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर जो स्वतंत्र राज्य था पहले, उसको क्या कर दिया गया? यानी उसमें से 370 धारा को हटा दिया गया, 35 अनुच्छेद को हटाया गया। उसके बाद यहां से 2 केंद्र शासित प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। समझिए? 2 भाग में बटा, तो ये राज्य की संख्या क्या हुआ? घट गया, यानी 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश भी 2 मिल यानी 9 हुआ था, लेकिन 2 मिलकर के 1 हुआ था। वर्तमान में कितना है? तो 8 है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना? तो 8 है। राज्य की संख्या कितना? तो 28 है। अब ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सा द्वीप समूह एक साथ हुआ। तो ध्यान रखिएगा, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों क्या हुआ? तो एक साथ हो गया। तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। समझिए? अब हम लोग आगे देखते हैं पड़ोसी देश को, यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है उसको हम अब हम लोग देखते हैं कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है। तो उसको हम लोग देखेंगे, इंडिकेट करेंगे मैप में। आप लोग थोड़ा सा ध्यान कंसेंट्रेट होकर के क्लास को देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला। तो आप लोग बीच में छोड़ करके कहीं नहीं जाइएगा, लास्ट तक बने हुए रहिएगा। हम लोग सभी पॉइंट को एक एक करके देखेंगे, और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद ज्योग्राफी में आपको दिक्कत समस्याएं कम होगी। आप खुद से भी पढ़ करके बहुत सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। समझे? तो लेकिन ये क्लास आपका बेसिक क्लास है। समझे? ये 0 लेवल का क्लास है। ये क्लास आप नहीं अगर समझ पाते हैं तो आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप खुद से भी अगर पढ़ते हैं तो सभी चीजें आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी। समझिए? तो इसको अब हम लोग देखते हैं कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है। तब भारत का जो पड़ोसी देश है उसको हम लोग मैप के थ्रू ही देखेंगे। यानी बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश किधर है। तो बांग्लादेश आप सभी को पता है कि बांग्लादेश इस क्षेत्र में, इस एरिया में पड़ता है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाती है। समझिए? जो बांग्लादेश है वो सबसे अधिक सीमा बनाती है। वो कितना बनाती है? तो ध्यान रखिएगा, यानी 40-96 किलोमीटर के साथ सीमा बनाती है। यानी भारत का जो सबसे जो लंबा सीमा है वो कौन सा देश के साथ बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश ही भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो इस बात का क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कितना?
तो 4096 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश पड़ता है कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा यहीं पे पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद ध्यान रखिएगा चीन का है, तो ध्यान रखिएगा चीन कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तर में पड़ता है। ये 3488 है, ध्यान रखिएगा 3488 किलोमीटर यानी यहाँ पे क्या पड़ता है, तो चीन पड़ता है, ध्यान रखिएगा। यानी चीन भारत के क्या, तो उत्तर में है। ऐसे उत्तर में नेपाल भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। नेपाल से ऊपर में क्या है, तो चीन पड़ता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सा है, तो पाकिस्तान है, ध्यान रखिएगा। अब पाकिस्तान क्या है, तो ध्यान रखिएगा यानी 3323 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा 3323 किलोमीटर यह साझा करता है। वो कौन सा, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान सीमा साझा करता है, इतना ध्यान रखिएगा। यानी 3323 किलोमीटर सीमा जो साझा करता है वो कौन करता है, तो पाकिस्तान करता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेपाल है, तो नेपाल कितना साझा करता है, तो ध्यान रखिएगा 1751। नेपाल जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है, वो कितना करता है, तो 1751 है। और नेपाल कहाँ पड़ता है, तो यहीं पे नेपाल है, ध्यान रखिएगा। नेपाल कहाँ है, तो इस एरिया में जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो पड़ता है वो कौन सा है, तो नेपाल है, जो 1751 किलोमीटर का जो एरिया जो है वो सीमा बनाता है भारत के साथ, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद चर्चा किया जाएगा तो कौन है, तो म्यांमार है, जो 1643, ध्यान रखिएगा। म्यांमार कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा यानी 1643 किलोमीटर है, जो कौन करता है, तो म्यांमार है, ध्यान रखिएगा। म्यांमार किधर पड़ता है, तो यहाँ पे म्यांमार पड़ता है, ध्यान रखिएगा। म्यांमार किस एरिया में पड़ता है, तो उस एरिया में म्यांमार पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब भारत के किस क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर क्षेत्र में कौन कौन सा हुआ, तो चीन हम लोग पढ़े, यानी कितना, तो 3488, ध्यान रखिएगा। चीन कहाँ है, तो उत्तर है। उसके बाद यहाँ पे नेपाल पड़ता है, ध्यान रखिएगा नेपाल कहाँ पड़ता है, यहाँ पे। और उसके बाद पाकिस्तान का चर्चा है, यहाँ पे पाकिस्तान है। उसके बाद और हम लोग देखते हैं, उसके बाद भूटान है, तो भूटान का ध्यान दीजिएगा 699 सिर्फ टच करता है, ध्यान रखिएगा 699 किलोमीटर। यहाँ पे क्या, तो भूटान है, ध्यान रखिएगा कहाँ है, भूटान है। अब बाकी जो इस एरिया में यानी इधर से ऐसे चीन अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बनाते हुए यानी इधर जो है वो क्या है, तो चीन ये सब फैला हुआ है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत से चीन किधर है, तो इधर है। अगर पाकिस्तान की चर्चा किया जाएगा तो इधर है, म्यांमार की चर्चा किया जाएगा तो इधर है। अब अगर एक देश अगर पूछा जाएगा कि कौन सा, तो ध्यान रखिएगा ये सब आप लोग जानते होंगे, श्रीलंका है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा, श्रीलंका है, नीचे में पड़ता है जो श्रीलंका है। अब ध्यान दीजिएगा कि एक और जो देश है वो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है, ध्यान दीजिएगा। अफगानिस्तान कहाँ है, तो यहाँ है, यानी ऐसे ऐसे पाकिस्तान आया, इधर क्या है, तो अफगानिस्तान है, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान ये जो है POK जिसको हम लोग कहते हैं, POK के साथ यह सीमा साझा करता है, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसको पाकिस्तान ने अब कब्जा कर लिया है। उसी को क्षेत्र जो लगता है वो किससे लगता है, तो अफगानिस्तान से लगता है। अब POK की राजधानी क्या है, तो मुजफ्फराबाद में है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कितना साझा करता है, तो 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, समझे। तो अफगानिस्तान किस एरिया में, तो इधर है। पाकिस्तान का अगर चर्चा किया जाएगा तो इधर है। अगर चीन का चर्चा किया जाएगा तो इधर है। और चीन के नीचे में नेपाल है, नेपाल के बगल में क्या है, तो भूटान है, उसके इधर में यानी भारत के पूर्व पड़ता है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी पूर्व में कौन सा देश पड़ता है, तो म्यांमार पड़ता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर चर्चा अगर किया जाएगा तब कौन सा था, बांग्लादेश था। अब बांग्लादेश कितना, तो 4096, ध्यान रखिएगा 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, जो सबसे अधिक है, समझिए। और कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, ये पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है। ऐसे इसके लिए ट्रिक्स आपको याद होना चाहिए कि भूमि पानी अब चीन चलो, इसमें पूरा आ जाएगा, भूमि पानी अब चीन चलो, सभी देश इसमें आ जाएगा, आप बैठा करके देख सकते हैं, समझिए। अब देखिए, अब हम लोग अगला देखते हैं, जल एवं स्थल से लगा हुआ देश, यानी जल और स्थल दोनों से लगने वाला जो देश है वो कितना है, तो ध्यान रखिएगा 3 देश है। कितना देश है, तो 3 देश है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अब देखिए, आप लोग मैप में अगर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इधर पाकिस्तान का जो एरिया है इस तरीके से फैला हुआ है, आप सभी को पता है। इधर क्या है, तो इधर अरब सागर है, अरब सागर है। इधर क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है, तो बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, ध्यान रखिएगा क्या, तो हिंद महासागर है। अब ध्यान दीजिएगा कि अरब सागर में जो भारत का भी सीमा है, पाकिस्तान का भी सीमा है, तो पाकिस्तान के साथ यहाँ पे मिला कि नहीं, एक सीमा मिल गया, समझिए। यानी जल और स्थल, स्थल से इधर मिल रहा है, यानी गुजरात के साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये सब जो मिल रहा है, यानी क्या मिल रहा है, पाकिस्तान के साथ इधर स्थल सीमा के साथ मिल रहा है, और इधर क्या है, तो जल सीमा के साथ भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए, तो म्यांमार, तो म्यांमार भी क्या हो रहा है, तो ये भी स्थल सीमा के साथ इधर मिल रहा है, और क्या हो रहा है, तो जल सीमा के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है जो इधर भी है, तो बंगाल की खाड़ी के साथ भी मिल रहा है। उसके बाद अगर बांग्लादेश की अगर चर्चा किया जाएगा तो इसको भी आप देख लीजिए, यानी पश्चिम बंगाल के साइड में है, और ये बंगाल की खाड़ी में भी स्थित है, तो इसका कुछ भाग बंगाल की खाड़ी में भी है और स्थल से भी मिल रहा है, समझिए। तो स्थल सीमा और जल सीमा के साथ ये भी मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, और इधर पाकिस्तान हो गया, समझिए।
तो इतना देखने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से अगर आप दिक्कत हो रहा है तो आप इसको फिर से वीडियो को रिमाइंड करके आप लोग बाद में देख सकते हैं, समझे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके का अपने चैनल पे वीडियो लाते रहता हूं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर चेक करें, समझे। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सीमा रेखा के बारे में, यानी कौन कौन सी सीमा रेखा कौन कौन से देश के बीच में स्थित है। तो भारत के साथ कुछ देशों के साथ जो सीमा रेखाएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेड क्लिफ रेखा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा जो स्थित है वो किसके किसके बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ध्यान रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो ध्यान रखिएगा रेड क्लिफ रेखा। ध्यान रखिएगा रेड क्लिफ रेखा जो किस किस देश के बीच में है, तो ध्यान रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, जिसका जो निर्धारण हुआ है 15 अगस्त 1947 को। ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, समझे। अब देखते हैं दूसरा रेखा है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है, तो ध्यान रखिएगा भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये इसका जो निर्धारण हुआ 1914 में हुआ। ध्यान रखिएगा कब हुआ, तो 1914 में हुआ, भारत और चीन के बीच में। क्वेश्चन अगर किया जाएगा कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किन दो देशों के बीच में किया गया है, तो भारत और चीन के बीच में किया गया है। किस वर्ष किया गया, तो 1914 में किया गया। उसके बाद रेड क्लिफ रेखा अभी हम लोग देखे भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद मैकमोहन रेखा देख लिए यानी भारत और चीन के बीच में। उसके बाद एक है कौन सा, यानी डुरंट रेखा। डुरंट रेखा जो किसके किसके बीच में, ध्यान रखिएगा ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। वर्तमान समय में अगर चर्चा अगर किया किसके किसके बीच में, तो ध्यान रखिएगा यानी डुरंट रेखा है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन जिस समय निर्धारित हुआ था, निर्धारित किस वर्ष हुआ था, ध्यान रखिएगा 1896 में। कब हुआ था, 1896 में डुरंट रेखा का निर्धारण हुआ था। लेकिन उस समय पाकिस्तान क्या था, तो भारत का हिस्सा था। इस वजह से माना जाता है कि भारत और अफगानिस्तान भी कहीं कहीं दे सकता है डुरंट रेखा, भारत और अफगानिस्तान। लेकिन अब क्या है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा लगता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसके किसके बीच में स्थित है डुरंट रेखा, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब लगाइएगा। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डुरंट रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था, 1896 में हुआ है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा पाक स्टेट। तो पाक स्टेट ऐसा नहीं समझिएगा कि पाक से पाकिस्तान चलिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, समझे। पाकिस्तान बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी पाकिस्तान नहीं लगाना है। पाक स्टेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पाक स्टेट किसके किसके बीच में, तो ध्यान रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगर क्वेश्चन है कि क्या आदम का पुल किसके किसके बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में ही स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि पाक वीडियो इतना आपने देख लिया है, अगर समझ में नहीं आया है तो बाद में जाकर के एक बार फिर से वीडियो का आप रिमाइंड करके देख सकते हैं। अब हम लोग कुछ और फैक्ट को देखते हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट को अब हम लोग देखते हैं। को हम लोग देख लिए थे, यानी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लिए हैं। अब कुछ पॉइंट रह गया तो उसको भी हम लोग इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, समझिए। तो अब देखिए कि मानक समय, यानी भारत में हम बताए थे कि दो रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी रेखा है, एक 82.5 डिग्री रेखा है और एक 23.5 डिग्री रेखा है। हम बताए थे कि लास्ट में इसको हम क्लियर करेंगे, यानी 82.5 डिग्री रेखा और 23.5 डिग्री रेखा को हम बताए थे कि लास्ट में क्लियर करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि 82.5 डिग्री रेखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको भारत का मानक समय इसको कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि मानक समय का निर्धारण किस लिए किया गया है, तो यानी टाइम को निर्धारित करने के लिए। ऐसा नहीं कि अगर टाइम का अगर निर्धारण नहीं किया जाता, अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं होती तब दिक्कतें क्या होती। मान लीजिए कि अगर कोई ब्रिटेन से अगर भारत में आ रहा है व्यापार करने, तब टाइम में बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है, इसकी वजह से दिक्कत होती, समझिए। लेकिन उसी टाइम को मेंटेन करने के लिए, या भारत में ही अगर कोई व्यक्ति गुजरात से चल करके अरुणाचल प्रदेश में व्यापार करने जाता है तो ये सोचता है कि अरुणाचल प्रदेश में दिन होगा और वहां ऑलरेडी रात होता, समझिए। तो इस वजह से भारत में भी क्या किया गया, तो एक टाइम जोन का निर्धारण किया गया। और यह भी एक प्रकार का क्या है, तो काल्पनिक रेखा ही है। और यह कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ध्यान रखिएगा पूर्वी देशांतर, अक्षांश देशांतर हम शुरू में ही क्लियर कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, तो 82.5 डिग्री है। यह क्या है, तो भारत से सीधे ऐसे होकर के गुजर जाती है, ध्यान रखिएगा। अब किन की राज्यों से होकर के गुजरता है, यानी सबसे पहले भारत में कहां से गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। ध्यान रखिएगा कहां से गुजरती है, क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारत में टाइम जोन कहां से गुजरती है, तो क्वेश्चन आता है तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है या इलाहाबाद के मिर्जापुर। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं एक साथ आएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोनों में से एक जरूर रहेगा, समझिए। चाहे मिर्जापुर रहे या नैनी रहे, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मिर्जापुर भी रहे या इलाहाबाद के नैनी रहे, दोनों क्लियर होगा, समझिए। तो कहां से गुजरती है, मिर्जापुर से गुजरती है देशांतर रेखा। अब यह ग्रीन बीच से अगर क्वेश्चन किया जाए कि कितना आगे होता है, तो ध्यान रखिएगा 5.5 घंटा आगे है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन किया गया
क्या है कि अगर ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो भारत में समय कितना होगा, तो 5 घंटा 30 मिनट भारत का समय आगे है, इस वजह से 5:30 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन में, इस वजह से ध्यान रखिएगा कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मानक समय कितना है, तो 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर। अब ध्यान दीजिएगा कि कहां से गुजरी है, तो मिर्जापुर इलाहाबाद से गुजरी है। नैनी भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर के गुजरता है भारत में, तो ध्यान रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री कितना से गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कौन सा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हुआ, और छत्तीसगढ़ के नीचे है उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे हम लोग पढ़े थे तो आंध्र प्रदेश। तो ये सब जो रेखाएं हैं इस तरीके से गुजरा है, समझिए। कितना राज्यों से होकर के गुजरा है, 5 राज्यों से होकर के गुजरा है। अब ध्यान दीजिएगा कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसको बताया था कि यानी ग्लोब पर जो रेखा खींचा जाता है यानी 0 डिग्री, उसके बाद 23 डिग्री होता है, यानी 23 डिग्री हम लोग उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में कर्क रेखा को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। अगर मकर रेखा का चर्चा किया जाएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, और 0 डिग्री का हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं, समझे। तो भारत से कौन सी रेखा होकर के गुजरी है, भारत में अक्षांश देशांतर इस तरीके से गुजरा है, और भारत कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे स्थित है, ध्यान दीजिएगा। यानी कौन सा, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अब भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरी है, समझे। तो बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरी है। ये क्या करता है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करता है। अब कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरा है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरा। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा राज्य है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरा। इसके लिए जो ट्रिक्स है वो क्या है, तो मित्र पर गमछा झार, क्या है, मित्र पर गमछा झार, क्या है, मित्र पर गमछा झार। अब इसको ध्यान रखिएगा, इसको यानी ट्रिक्स को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो मित्र से क्या हुआ, मिजोरम त्रिपुरा, मित्र से क्या हुआ, मिजोरम त्रिपुरा हो गया। उसके बाद पर से हो गया तो पश्चिम बंगाल राजस्थान, यानी मित्र पर से क्या हुआ, पश्चिम बंगाल राजस्थान, मित्र पर हो गया। उसके बाद गमछा हुआ तो ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश हुआ, छ से छत्तीसगढ़, यानी गमछा हुआ यानी गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो उसके बाद झार से क्या हुआ, तो झारखंड हुआ, समझिए। क्या हुआ, झार से क्या हुआ, झारखंड हो गया। यानी मित्र पर गमछा झार, यही है जो 8 राज्यों से होकर के गुजरा है। अब वो कौन सी रेखा, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो इतना गुजरा है कहां से, तो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरा है। और ये क्या करता है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को डिवाइड कर देता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर लोकसभा में भारत में सीट की संख्या कितना है, अब अगर क्वेश्चन अगर क्या है कि लोकसभा में भारत की सीट की संख्या कितना है, तो 545। राज्यसभा में अगर चर्चा अगर क्या है कि राज्यसभा में कितना है, तो ध्यान रखिएगा 245 है, ध्यान रखिएगा कितना, 245 है। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें राष्ट्रपति के द्वारा कितना चुना जाता है, तो ध्यान रखिएगा यानी 12 व्यक्तियों को चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें कितना, यानी 2 व्यक्तियों के द्वारा, 543 का इलेक्शन होता है, 2 को चुना जाता है किसके द्वारा, यानी एंग्लो इंडियन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इतना वीडियो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो अगर आप इसको अच्छा लगा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद अपने कम से कम 5 दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। और इस टाइप का अगर वीडियो अगर अधिक चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल पे इसी तरीके का वीडियो लाते रहता हूं, आप जाकर एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। धन्यवाद, जय हिंद।